कल्पना कीजिए, सुबह के ठीक 10 बजने वाले हैं। तत्काल का टाइम। बिल्कुल। स्लीपर क्लास का तत्काल टिकट बुक करने का समय, दिल की धड़कन एकदम तेज होती है, उंगलियां कीबोर्ड पर सेट हैं। हाँ, और नजरें घड़ी पर। हाँ, और जैसे ही समय होता है, हम बुक नाउ पर क्लिक करते हैं और फिर वो स्क्रीन पर नीला गोल चक्का घूमने लगता है। अरे बाप रे, हाँ, वो बस घूमता ही रहता है, लोडिंग लोडिंग। और जब तक वो चक्का रुकता है, तब तक स्क्रीन पर बस एक ही मैसेज चमकता है, नो सीट्स अवेलेबल। मतलब वो जो निराशा होती है ना, वो शायद भारत में सबसे आम और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाले अनुभवों में से एक है। एकदम सही कहा आपने। तत्काल टिकट बुक करते समय सिस्टम का हैंग हो जाना या सर्वर का क्रैश होना, ये एक ऐसा संघर्ष है जिससे मतलब इस देश का लगभग हर व्यक्ति वाकिफ है। देखिए, ये निराशा ना सिर्फ टिकट ना मिल पाने की नहीं होती। असल पीड़ा उस बेबसी की होती है कि दुनिया भर की तकनीक होने के बावजूद हम उस लोडिंग स्क्रीन के सामने हार जाते हैं। हाँ, वो बेबसी। और इसीलिए आज हम इस पूरे तंत्र का गहन विश्लेषण करने वाले हैं। आज की हमारी ये चर्चा हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी ना कभी ट्रेन का सफर किया है। जो कि मुझे लगता है सभी ने किया है। बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, यानी जिसे हम पीआरएस कहते हैं, उसमें होने वाले एक बहुत बड़े और एक ऐतिहासिक डिजिटल बदलाव की। और ये बदलाव बहुत जरूरी भी था। हाँ, हमारे पास जो रिसर्च और जो डेटा है वो बताता है कि रेलवे अपने 40 साल पुराने सिस्टम का पूरी तरह से कायाकल्प कर रहा है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इस खबर को ऊपर ऊपर से पढ़ना नहीं है। नहीं, हमें डीप डाइव करना है इसमें। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे ये नया सिस्टम 1986 की एक पुरानी तकनीक को हटाकर एक साधारण ट्रांजैक्शनल सिस्टम से एक इंटेलिजेंट और प्रिडिक्टिव सिस्टम में बदल रहा है। जो कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बहुत बड़ा, मतलब आज के समय में भारत में 88% रेलवे टिकट ऑनलाइन बुक होते हैं। 88%? हाँ, 88%। इसका सीधा मतलब है कि ये जो अपग्रेड है, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये करोड़ों यात्रियों के सफर का जो अनुभव है ना, उसे जड़ से बदलने वाली बात है। अगर हम इस 88% ऑनलाइन बुकिंग के आंकड़े को थोड़ा गहराई से देखें, तो पता चलता है कि लगभग पूरा देश अब रेलवे स्टेशन की खिड़की के बजाय अपने स्मार्टफोन से यात्रा की प्लानिंग कर रहा है। हाँ, कोई लाइन में नहीं लगना चाहता। सही बात है। लेकिन जो सिस्टम बैकएंड पर काम कर रहा है, उसकी नींव रखी गई थी 1986 में। बाप रे, 1986? हाँ, और 1986 का मतलब है वो दौर जब इंटरनेट आम लोगों की पहुंच में मतलब था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था। उस समय का सिस्टम सिर्फ और सिर्फ रेलवे स्टेशनों के गिने चुने टर्मिनल्स के लिए बनाया गया था, ना कि आज के दौर के लिए जहां करोड़ों स्मार्टफोन एक ही सेकंड में सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं। मुझे ना ये 1986 वाले आर्किटेक्चर की बात बहुत दिलचस्प लग रही है। अच्छा। हाँ, मतलब अगर हम उस पुराने सिस्टम को समझने की कोशिश करें, तो मैं सोच रही थी कि ये कुछ एक ऐसे पुराने रेलवे पोस्ट ऑफिस की तरह लगता है। दिलचस्प है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक पोस्ट ऑफिस है जहाँ केवल एक ही खिड़की है और अंदर बैठा क्लर्क हर फॉर्म को हाथ से एक मोटे रजिस्टर में लिख रहा है। हाँ, मैनुअल एंट्री। अब जब तक दिन में 100-200 लोग आ रहे हैं, तब तक तो काम चल रहा है आराम से। लेकिन अचानक त्योहारों का सीजन आ जाए। हाँ, अचानक अगर दिवाली या होली के मौसम में 10,000 लोग एक साथ उस पोस्ट ऑफिस में घुस आएं, तो क्या होगा? भगदड़ मचेगी और काम पूरी तरह ठप हो जाएगा। बिल्कुल, सिस्टम क्रैश। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये नया बुनियादी ढांचा इस पूरी कहानी को बदल देगा। वो कैसे? नया सिस्टम 1 मिनट में, ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट में 2.5 लाख टिकट बुक करने की क्षमता रखेगा। बाप रे, 2.5 लाख 1 मिनट में? हाँ, और एक ही समय में 4 लाख से ज्यादा यूजर्स बिना किसी सर्वर लैग या क्रैश के वेबसाइट पर लॉगिन कर सकेंगे। देखिए, यहाँ जो ये जो 4 लाख यूजर्स का आंकड़ा है ना, हाँ। ये सुनने में शायद उतना बड़ा ना लगे कुछ लोगों को। अच्छा, मुझे तो बहुत बड़ा लग रहा है। हाँ, लेकिन तकनीकी भाषा में इसे हाई कंकरेंसी कहते हैं। मतलब 4 लाख लोगों का दिन भर में वेबसाइट पर आना एक अलग बात है। हाँ, वो तो पूरे दिन का ट्रैफिक हुआ। बिल्कुल, लेकिन 4 लाख लोगों का एक ही सेकंड, या मैं कहूँगा एक ही मिली सेकंड में वेबसाइट पर मौजूद होना और एक साथ क्लिक करना। ओह, एक ही पल में? हाँ, ये सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा डेटा बॉम्ब होता है। 1986 के आर्किटेक्चर में एक समस्या थी, जिसे हम डेटाबेस लॉकिंग कहते हैं। डेटाबेस लॉकिंग? ये क्या होता है? देखिए, जब कोई एक व्यक्ति कोई सीट सिलेक्ट करता था ना,
तो पुराना सर्वर उस पूरी टेबल को कुछ मिली सेकेंड्स के लिए लॉक कर देता था। अच्छा, ताकि कोई और उसे बुक ना कर ले हाँ उसी ना, वक्त। बिल्कुल सही। अब सोचिए, जब तत्काल के समय लाखों लोग एक साथ क्लिक करते हैं तो वो कतार इतनी लंबी हो जाती है कि सर्वर उसे प्रोसेस करने में हाफने लगता है, तो फिर फाइनली क्रैश हो जाता है। एकदम। तो मतलब समस्या सिर्फ ये नहीं थी कि लोग बहुत ज्यादा हैं। समस्या ये थी कि डेटाबेस का वो पुराना ढांचा एक एक करके ही लोगों को अंदर जाने दे रहा था। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसी जगह पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर काम आता है। तो इसमें नया क्या कर रहे हैं वो? इस नए डिजिटल कायाकल्प में वो पुराने लेगेसी मेनफ्रेम सर्वर्स को हटा रहे हैं और उसकी जगह मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड आर्किटेक्चर लाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड आर्किटेक्चर, इसका मतलब क्या हुआ आम भाषा में? इसका मतलब है कि अब एक बड़ा कंप्यूटर सारा काम नहीं करेगा, अच्छा। बल्कि हजारों छोटे छोटे सर्वर्स का एक जाल होगा। जब 4 लाख लोग एक साथ क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम उस पूरे लोड को माइक्रोसेकंड्स में अलग अलग सर्वर्स पर बांट देगा। वाह। हाँ, और इसी तकनीक की वजह से 1 मिनट में 2.5 लाख टिकट जनरेट करना संभव हो पाएगा। और शायद मुझे लग रहा है शायद यही कारण है कि हमारे सोर्सेज में रियल टाइम डेटा फ्लो पर इतना ज़्यादा जोर दिया गया है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि जब सिस्टम इतना बड़ा हो तो इन्वेंट्री, मतलब कौन सी सीट खाली है और कौन सी भर गई, इसका जो अपडेट है वो बिना पलक झपकाए होना चाहिए। एकदम रियल टाइम में। हाँ, क्योंकि पुराने सिस्टम में तो कई बार ऐसा होता था ना कि स्क्रीन पर सीट खाली दिखती थी। हाँ, ग्रीन कलर में अवेलेबल दिखाता था। हाँ, लेकिन जैसे ही क्लिक करो वो सीधे वेटिंग लिस्ट में बदल जाती थी। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता था। तो नए रियल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा कि जैसे ही एक सीट बुक होगी उसी क्षण पूरे नेटवर्क पर वो अनअवेलेबल हो जाएगी। देखिए, यह सटीकता ही इस पूरी कवायद की जान है। जब बुकिंग इंजन और जो आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो बिना किसी लैग के आपस में बात करते हैं, हाँ, तो डेटा मिसमैच की जो गुंजाइश होती है वो एकदम खत्म हो जाती है। सही बात है। लेकिन पता है, सर्वर का क्रैश ना होना और कैपेसिटी बढ़ना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं एक यात्री के नजरिए से सोचूं तो ये सिर्फ आधी लड़ाई है। वो कैसे? असली सिरदर्द तब शुरू होता है जब वेबसाइट तो चल रही हो लेकिन आपका टिकट कंफर्म ना हो और आपके बैंक से पैसे भी कट जाएं। बिल्कुल, वो जो पैसे कट जाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा चुभता है जी। और इसी के साथ हम इस चर्चा के दूसरे सबसे अहम पहलू पर आते हैं, जो कि रिफंड से जुड़ा है। हाँ, मजबूत सर्वर के बाद इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा असर लोगों के पैसों की वापसी और जो वेटिंग लिस्ट का तनाव है उस पर पड़ने वाला है। देखिए, रिफंड की समस्या कोई आज की नहीं है, दशकों पुरानी है। और इसका सीधा संबंध उस पुरानी बैच प्रोसेसिंग तकनीक से है जिस पर 1986 वाला सिस्टम निर्भर था। बैच प्रोसेसिंग? हाँ, मौजूदा समय में अगर आप देखें, अगर टिकट कैंसिल होता है या पेमेंट फेल हो जाता है तो रिफंड आने में 2 से 7 दिन का समय लग जाता है। हाँ, कई बार तो हफ्ता भर लग जाता है। और ये एक आम यात्री के लिए बहुत भारी पड़ता है। सोचिए, अगर किसी के 2-3 हजार रुपए रेलवे के पास फंस गए। हाँ, तो वो इंसान तुरंत दूसरा टिकट या कोई प्राइवेट बस कैसे बुक करेगा? बिल्कुल, उसका तो बजट ही बिगड़ गया। वो 2 से 7 दिन का इंतजार बहुत तनावपूर्ण होता है। हाँ, हर दिन ऐप खोलकर बैंक अकाउंट चेक करना पड़ता है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। आखिर इस पूरी प्रक्रिया में इतने दिन लगते ही क्यों हैं? मतलब क्या बैंक पैसा वापस देने में कोई आनाकानी करते हैं या तकनीकी स्तर पर कोई और अड़चन है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तकनीकी स्तर पर जो अड़चन है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। 80 और 90 के दशक में जब ये सिस्टम बना था तब कंप्यूटिंग पावर बहुत महंगी होती थी। हाँ, उस समय तो सर्वर्स की कैपेसिटी भी कम थी। बिल्कुल, तो सर्वर हर एक कैंसिलेशन के लिए बैंक को बार बार पिंग नहीं कर सकता था। अच्छा, क्योंकि उससे सर्वर पे लोड बढ़ता। हाँ, इसलिए रेलवे का सिस्टम क्या करता था, वो दिन भर के सारे कैंसिलेशन का डेटा बस इकट्ठा करता था। और फिर रात के समय जब वेबसाइट पर ट्रैफिक कम होता था तब ये सिस्टम एक बैच बनाता था। बैच मतलब एक लिस्ट जैसी? हाँ, कह लें कि एक बड़ी टेक्स्ट फाइल बनाता था और उसे एक साथ बैंकों को भेजता था। ओह! फिर बैंक अगले दिन उस फाइल को अपने सिस्टम में प्रोसेस करते थे और इस पूरी कतारबद्ध प्रक्रिया में दिन लग जाते थे। ओह! तो ये एक तरह से पुराने जमाने के उस पोस्टमैन की तरह था जो दिन भर की चिट्ठियां अपने थैले में जमा करता था और शाम को एक साथ बांटने निकलता था। हाँ, ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। लेकिन हमारे सोर्सेज के अनुसार जो नया PRS है उसमें API आधारित इंटीग्रेशन होगा। API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस? एकदम सही।
एपीआई का मतलब है डिजिटल दुनिया का रियल टाइम हैंडशेक। अच्छा, अब कोई टेक्स्ट फाइल रात तक का इंतजार नहीं करेगी। तो अब क्या होगा? अब जैसे ही कोई कैंसिल बटन पे क्लिक करेगा, सिस्टम का पेमेंट गेटवे तुरंत उसी सेकंड बैंक के सर्वर को एक डिजिटल पिंग भेजेगा। मतलब तुरंत मैसेज जाएगा? हाँ, कि ये ट्रांजैक्शन रद्द हो गया है, पैसे तुरंत वापस किए जाएं। और ये रियल टाइम कम्युनिकेशन उस 2 से 7 दिन के इंतजार को खत्म करके इंस्टेंट रिफंड की सुविधा देगा। वाह, इंस्टेंट रिफंड, ये तो सच में बहुत बड़ी राहत होगी। बहुत बड़ी राहत है। लेकिन देखिए, ये तो हुई पैसों की बात। अब आते हैं उस दूसरी चीज पर, जो रेलवे के सफर में मुझे लगता है सबसे ज्यादा मानसिक तनाव देती है। वेटिंग लिस्ट। बिल्कुल, वेटिंग लिस्ट। वो WL45 या WL120 देखना। हाँ, और फिर यात्रा के दिन तक हर रोज PNR स्टेटस चेक करने की वो बेचैनी। हाँ, वो जो धक धक होती है ना कि कंफर्म होगा या नहीं। बिल्कुल। हमारे नोट्स बताते हैं कि नया सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके ये बताएगा कि वेटिंग लिस्ट वाले टिकट के कंफर्म होने की कितनी संभावना है, जो कि एक बहुत ही क्रांतिकारी फीचर है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि जो AI टूल्स वर्तमान में टेस्ट किए जा रहे हैं वो पहले ही 94% सटीकता तक पहुंच चुके हैं। 94% एक बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या? मशीन कैसे जान सकती है कि राम या श्याम अगले हफ्ते अपनी यात्रा रद्द करने वाले हैं? मतलब क्या ये कोई जादू है या इसके पीछे डेटा का कोई पैटर्न है? देखिए, ये कोई जादू बिल्कुल नहीं है। ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। AI को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि राम या श्याम क्या करने वाले हैं। अच्छा, तो फिर वो प्रिडिक्ट कैसे करता है? AI काम करता है करोड़ों डेटा पॉइंट्स और ऐतिहासिक पैटर्न पर। सोचिए, इंडियन रेलवे के पास पिछले 40 सालों का डेटाबेस मौजूद है। हाँ, डेटा तो उनके पास अथाह है। बिल्कुल। तो AI उस ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करके एक रिग्रेशन मॉडल तैयार करता है। मतलब वो ये देखता है कि पिछले 5 सालों में, मान लीजिए दिवाली से ठीक पहले वाले मंगलवार को दिल्ली से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में वेटिंग लिस्ट का क्या ट्रेंड रहा है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, और क्या देखता है? वो ये भी देखता है कि उस समय मौसम कैसा था। मौसम? हाँ, या क्या उस रूट पर कोई नई ट्रेन शुरू हुई है जिससे ट्रैफिक बढ़ गया हो, या क्या उस दिन लखनऊ में कोई लोकल चुनाव है या कोई बड़ा आयोजन है। बाप रे, इतनी सारी चीजें। हाँ, इन लाखों चरों का या वेरिएबल्स का एक साथ विश्लेषण करके एल्गोरिदम एक प्रतिशत निकालता है। तो अगर AI कहता है कि टिकट कंफर्म होने के 95% चांस हैं। हाँ, एक तरह से एक बुद्धिमान साथी की तरह आपको सलाह दे रहा है। एकदम सही। मतलब अगर AI बता दे कि कंफर्म होने के चांस सिर्फ 10% हैं, तो यात्री व्यर्थ में इंतजार नहीं करेगा ना? बिल्कुल नहीं करेगा। वो तुरंत बस या फ्लाइट का और कोई दूसरा विकल्प खोज लेगा। ये जो मानसिक शांति है और समय की बचत, ये बहुत बड़ी चीज है। और अगर हम इसे रेलवे के नजरिए से देखें तो उनके लिए भी फायदा है। बहुत बड़ा फायदा है। ये अनिश्चितता खत्म होने से उनके जो कॉल सेंटर्स हैं और पूछताछ काउंटर्स हैं, उन पर दबाव बहुत कम हो जाएगा। हाँ, लोग फोन करके नहीं पूछेंगे कि मेरा PNR स्टेटस क्या है। बिल्कुल। तो ये तकनीक दोनों तरफ से फायदेमंद है। अच्छा, अगर AI ये बता सकता है कि टिकट कंफर्म होगा या नहीं, तो क्या तकनीक उन खाली सीटों का भी कुछ कर सकती है जो अक्सर सिस्टम में दिखती ही नहीं है? अब बहुत ही अहम मुद्दे पर आ रही हैं। हाँ, और यहीं से हम इस विस्तृत चर्चा के तीसरे और मैं कहूंगी सबसे अहम पहलू पर आते हैं। वर्चुअल स्टेशंस। बिल्कुल, छोटे शहरों की उड़ान और वर्चुअल स्टेशंस। देखिए, ये इस पूरे डिजिटल कायाकल्प का शायद सबसे दूरदर्शी और जटिल हिस्सा है। वो कैसे? अभी तक हमने जो भी बात की वो स्पीड, रिफंड और प्रिडिक्शन के बारे में थी। हाँ। लेकिन जो वर्चुअल स्टेशंस का कॉन्सेप्ट है वो सीधी तौर पर एल्गोरिथम की उस क्षमता से जुड़ा है जो सीटों के सही इस्तेमाल को तय करती है, जिसे हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहते हैं। मौजूदा कोटा सिस्टम जो है ना, वो बहुत ही कठोर है। इसे ना थोड़ा और बारीकी से समझते हैं, एक उदाहरण से। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक ट्रेन दिल्ली से पटना जा रही है। ठीक है। देश में अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज जैसे कई स्टेशन आते हैं। अब अक्सर होता यह है कि जो छोटे स्टेशन है वहां के यात्रियों को टिकट नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि सिस्टम कहता है कि सीटें फुल हैं। बिल्कुल, लेकिन असलियत में क्या होता है? कोई यात्री दिल्ली से चढ़कर कानपुर में उतर जाता है। और उसकी सीट कानपुर से पटना तक खाली जाती है। एग्जैक्टली, वो सीट खाली जा रही है क्योंकि पुराने सिस्टम में उस सीट को कानपुर से पटना के बीच
किसी और यात्री को बुक करने की अनुमति ही नहीं थी। इसे कंप्यूटर साइंस की भाषा में डायनामिक ग्राफिंग प्रॉब्लम कहते हैं। डायनामिक ग्राफिंग प्रॉब्लम। हाँ, पुराने लेगेसी सिस्टम्स में डेटाबेस की टेबल्स बहुत स्टैटिक या कह लें कि स्थिर होती थी, मतलब फिक्स होती थी। हाँ, अगर एक सीट का डेटाबेस में स्टेटस एक बार बुक हो गया, हाँ, तो सिस्टम उसे पूरे सफर के लिए बुक ही मान लेता था। अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए थी क्योंकि हर एक स्टेशन के कॉम्बिनेशन को रियल टाइम में कैलकुलेट करने के लिए जितनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए थी ना, वो उन सर्वर्स के पास थी नहीं। बिल्कुल वो उनके पास नहीं थी। तो क्या ये जो नए वर्चुअल स्टेशंस हैं वो इसी समस्या को सुलझाने वाले हैं? मतलब क्या अब सिस्टम हर एक सीट के सफर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर देखेगा? बिल्कुल सही। ये नया जो क्लाउड आधारित सिस्टम है, ये एक पूरी ट्रेन को सिर्फ एक शुरुआत और एक अंत के रूप में नहीं देखेगा। तो कैसे देखेगा? वो उसे हजारों माइक्रो जर्नीज के रूप में कैलकुलेट करेगा। ओह, मतलब अगर एक सीट बीच के 2 स्टेशनों के लिए खाली है, तो सिस्टम उस खाली जगह को एक वर्चुअल उपलब्धता में बदल देगा। मतलब वो खाली सीट तुरंत सिस्टम में पॉपअप हो जाएगी? हाँ, वो तुरंत पॉपअप होगी और किसी ऐसे यात्री को दे दी जाएगी जिसे सिर्फ उसी हिस्से में यात्रा करनी है। वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब इससे ना सिर्फ टियर 2 और टियर 3 शहरों के यात्रियों के साथ न्याय होगा, हाँ, बिल्कुल, बल्कि रेलवे की आमदनी भी बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी सीट खाली नहीं जाएगी। एकदम। ये तो एक तरह से बड़े शहरों के एकाधिकार को तोड़कर टिकटों की जो उपलब्धता है उसे लोकतांत्रिक बनाने जैसा है। और मैं कहूंगा कि इसका आर्थिक प्रभाव भी बहुत व्यापक होगा। कैसे? जब छोटे शहरों से मोबिलिटी बढ़ती है ना, हाँ, जब लोग आसानी से आ जा सकते हैं, हाँ, तो स्थानीय व्यापार और रोजगार को उसका सीधा फायदा होता है। सही बात है। अच्छा, जब हम इस पूरे सिस्टम के स्केल और वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमारे पास जो आंकड़े हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। हाँ, नंबर बहुत बड़े हैं। सिर्फ जो रेल कनेक्ट ऐप है वो वर्तमान में रोजाना लगभग 9,29,000 टिकट बुकिंग संभालता है। 9 लाख से ज्यादा टिकट। हाँ, लगभग 10 लाख टिकट रोजाना सिर्फ एक मोबाइल ऐप से बुक हो रहे हैं। और अब ये पूरा जो नया सिस्टम है वो इस विशाल नेटवर्क को टेक ओवर करने वाला है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये बदलाव अगस्त महीने में होने की उम्मीद है। देखिए, ये वो हिस्सा है जहां तकनीक से ज्यादा मैनेजमेंट की असली परीक्षा होगी। बिल्कुल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ये बदलाव सीमलेस होना चाहिए। सीमलेस का मतलब यहाँ क्या है? इसका मतलब है कि जब नया सिस्टम लाइव हो तो मौजूदा सेवाओं में 1 सेकंड की भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। बाप रे, इस सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई किसी एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन बदलना हो। और वो भी बिना ट्रेन को रोके? हाँ, बिना रोके। मतलब ये प्रैक्टिकली कैसे संभव है? देखिए, आईटी की दुनिया में इसे पैरेलल डिप्लॉयमेंट या शैडो एनवायरनमेंट कहते हैं। शैडो एनवायरनमेंट? हाँ, आप एक 40 साल पुराने सिस्टम को अचानक से बंद करके नया सिस्टम चालू नहीं कर सकते। नए सिस्टम को चलाएंगे। अच्छा, दोनों साथ साथ चलेंगे? हाँ, शुरुआत में सिर्फ 5 या 10% ट्रैफिक नए सर्वर पर भेजा जाएगा। टेस्टिंग के लिए। बिल्कुल। और जब वो स्थिर लगेगा, जब कोई एरर नहीं आएगा, हाँ, तो धीरे धीरे पूरा का पूरा ट्रैफिक उधर मोड़ दिया जाएगा। आम यात्रियों को पता भी नहीं चलेगा और बैकएंड पूरी तरह से अपग्रेड हो जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग अजूबा होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। अगर हम इस पूरी कवायद को एक व्यापक नजरिए से देखें तो मुझे लगता है साफ दिखता है कि रेलवे सिर्फ आज की ट्रैफिक समस्याओं को नहीं सुलझा रहा है। हाँ, उनकी सोच आगे की है। क्योंकि अगले 1 दशक में भारत में जो डोमेस्टिक ट्रैवल है, जो घरेलू यात्रा है, उसमें अभूतपूर्व वृद्धि होने वाली है। सही बात है। एक नया मिडिल क्लास उभर रहा है। हाँ, लोग अपने घरों से निकल के बहुत ज्यादा यात्रा कर रहे हैं अब। तो ये जो महा अपग्रेड है, ये उसी भविष्य के ट्रैफिक को संभालने के लिए एक सोची समझी रणनीतिक तैयारी है। मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय रेलवे एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रख रहा है जो न सिर्फ आज की समस्याओं पर प्रतिक्रिया देता है, बल्कि कल की भविष्यवाणी भी करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसा ढांचा है जो यात्री को सिर्फ एक डेटा पॉइंट या PNR नंबर नहीं मानता, हाँ, बल्कि उसके समय और उसके सफर के अनुभव का सम्मान करता है। तो अगर हम आज की इस गहन चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये अपग्रेड सिर्फ वेबसाइट का रंग रूप सुधारने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तत्काल बुकिंग की जो मारामारी है, सर्वर के क्रैश होने की पीड़ा, रिफंड के लिए हफ्तों का तनाव और वेटिंग लिस्ट की जो अनिश्चितता है, उसे जड़ से खत्म करने का एक बहुत बड़ा अभियान है। एकदम। 1986 के उस पुराने सिंगल विंडो सिस्टम से निकलकर 2.5 लाख टिकट प्रति मिनट और
4 लाख से ज्यादा यूजर्स को एक साथ संभालने की ये जो डिजिटल छलांग है ना, हाँ, यही असली मायनों में भारतीय रेलवे का भविष्य है। और ये भविष्य अब दूर नहीं है। अगस्त तो बस आने वाला है। बस आने वाला है। जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी श्रोता इस एक साथ नए विचार पर गौर करें। हाँ, बताइए। आज हमने देखा कि कैसे एआई और डेटा एनालिटिक्स मिलकर वेटिंग लिस्ट को 94% सटीकता के साथ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब अगर इंडियन रेलवे का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत जैसे विशाल और जटिल देश में लोगों की यात्रा करने के पैटर्न, मौसम, त्योहारों और टिकट कंफर्मेशन को इतने सटीक तरीके से पहले ही भांप सकता है, तो सोचिए कि भविष्य में इस अथाह मोबिलिटी डेटा का इस्तेमाल पूरे देश के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, हाईवे कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म इंडस्ट्री और यहाँ तक कि स्मार्ट सिटी प्लानिंग को और कैसे बदल सकता है। ये बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, जब मशीनें ये जान लेंगी कि पूरा देश कब, कहाँ और क्यों जा रहा है, तो हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी यात्रा का स्वरूप कैसा होगा। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस दिलचस्प सवाल के साथ आज की इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए इन नए विचारों पर गौर करते रहिए। और याद रखिए, जब तक वो तत्काल बुकिंग वाला लोडिंग का गोल चक्का पूरी तरह से इतिहास न बन जाए, हमें तकनीक से और उसके पीछे के विज्ञान से सवाल पूछते रहना चाहिए।